हेलो टू ऑल। क्लास 11th हमारी चल रही है यूनिट 7th पार्ट ए सॉलिड्स। हमने लास्ट क्लास में किया था स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ को पूरा सॉल्व किया था। अब है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी। एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी क्या है? पहली चीज 5-4 एप्लीकेशन। पहली क्या है? हाउ टू select a rope to lift a weight by a crane। एक क्रेन कैसे एक सही रोप सिलेक्ट करती है वजन उठाने के लिए कि भाई इतनी मोटाई की रोप चाहिए हमें जो बिल्कुल सही वजन उठाएगी। सो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? Consider a crane having steel rope। स्टील की रस्सियां हैं, ठीक है। Let mass to be lifted। जो मास उठाना है 10⁴ किलोग्राम, ठीक है। अब रस्सी से उठाना है। रस्सी में अगर ज्यादा मास उठा लिया तो रस्सी टूट जाएगी। क्लियर है? तो कोई ना कोई तो रस्सी का ब्रेकिंग स्ट्रेस है कि उससे ज्यादा स्ट्रेस लगा तो रस्सी टूट जाएगी। तो स्टील का ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होता है? ब्रेकिंग 3 गुना में 10⁸ न्यूटन मीटर -2। क्लियर? यानी इस लोड की वजह से इससे कम स्ट्रेस लगेगा तो ये उठा लेगी, और इस लोड की वजह से रस्सी पे इससे ज्यादा स्ट्रेस लगा तो रस्सी का ब्रेकिंग स्ट्रेस इतना ही है, वो टूट जाएगी। क्लियर है? मास 10⁴ केजी उठाना था तो वेट कितना हो जाएगा? वेट टू बी लिफ्टेड बराबर 10⁵ न्यूटन। mg होता है ना, mg। जी की वैल्यू मैंने लगभग 10 ले ली, ठीक है। क्लियर? अब आपको पता है स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया, वही अपना फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स लोड ही तो हो गया। क्लियर? देन स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड हो गया भाई आपके पास 10⁵, एरिया कितना हो गया आपके पास πr²। रस्सी की मोटाई तो एरिया होता है। ये रस्सी आपके पास जो आप यूज कर रहे हैं तो इसकी मोटाई यही तो एरिया हो गया 10⁵। स्ट्रेस कितना हुआ आपके पास? इज इक्वल टू 3 गुना में 10⁸। पाई की वैल्यू इधर मल्टीप्लाई जाएगा, यहां से हमें आर की वैल्यू चाहिए तो आर क्या आ जाएगा? ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आ गया 10⁵ बटे में पाई 22/7 इंटू में ये नीचे आ गया 3 गुना में 10⁸। स्क्वायर ऊपर गया, इधर लाया तो इसकी पावर 1/2। तो यहां से रेडियस आ जाएगी आपके पास 1.03 सेंटीमीटर। तो इस तरह से जो रस्सी हम यूज कर रहे हैं उसका अगर हमें ब्रेकिंग स्ट्रेस पता हो तो हमें पता चल जाएगा कि ये मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना लोड उठा सकती है। क्लियर है? पता चल जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास कि मैक्सिमम हाइट ऑफ ए माउंटेन, हाइट ऑफ ए MOUNTAIN माउंटेन ऑन अर्थ, कि अर्थ पर मैक्सिमम हाइट कितनी पॉसिबल है किसी माउंटेन की। क्लियर है? मान लीजिए ये अर्थ है और ये कोई माउंटेन है। माउंटेन की हाइट है h। अब h हाइट का माउंटेन अर्थ पर प्रेशर तो लगाएगा, अर्थ के सरफेस पर लगाएगा ना प्रेशर, क्या स्ट्रेस लगाएगा। मान लो वो नीचे की तरफ लगने वाला स्ट्रेस या प्रेशर अर्थ के सरफेस के ब्रेकिंग स्ट्रेस से ज्यादा है, यानी माउंटेन की वजह से लगने वाला स्ट्रेस अर्थ के सरफेस के ब्रेकिंग स्ट्रेस से ज्यादा है तो माउंटेन अर्थ में धंस जाएगा, ठीक है। अगर ब्रेकिंग स्ट्रेस से कम है तो सरफेस पर खड़ा रहेगा। ऐसा ही है,
ऐसा ही होना चाहिए। क्लियर है? चलिए सुनिए। लेट h इज हाइट ऑफ माउंटेन, देन pressure due to it h रो g। ये कहां से आया प्रेशर? मान लीजिए वेट लगा नीचे इसका mg लगा, मास हो गया वॉल्यूम इंटू में डेंसिटी इंटू में g हो गया, मास वॉल्यूम इंटू में डेंसिटी इंटू में g। तो प्रेशर हो गया फोर्स अपॉन एरिया, वॉल्यूम इंटू में डेंसिटी इंटू में g अपॉन में एरिया आ गया। वॉल्यूम को आप क्या लिख सकते हो? एरिया इंटू में हाइट इंटू में रो इंटू में g अपॉन एरिया। ए से ए कट गया तो प्रेशर कितना एग्जर्ट हो गया? h रो g। ठीक है, चलिए अब ये जो प्रेशर है ना, ये अर्थ के ब्रेकिंग स्ट्रेस से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। ठीक है, वरना क्या हो जाएगा? इसमें डूब जाएगा, इसमें धंस जाएगा अर्थ। अर्थ का ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या है? ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ अर्थ 3 गुना में 10 की पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? बोलिए। अब ये प्रेशर h रो g शुड बी लेस देन दिस। अगर इससे लेस रहेगा तभी तो ये खड़ा रहेगा हमारा। यहां से हमें हाइट चाहिए, हाइट शुड बी लेस देन 3 गुना में 10 की पावर 8 अपॉन में रो g इज इक्वल टू 3 गुना में 10 की पावर 8 अपॉन में रो डेंसिटी ऑफ द अर्थ मटेरियल 3 गुना में 10 की पावर 3, जी की वैल्यू 10 ही ले ली लगभग हमने। तो 3 से 3 कैंसिल, 4 कितना आ गया? 10 रेज टू पावर 4। यानी हाइट शुड बी लेस देन 10 रेज टू पावर 4 यानी 10,000 मीटर। क्लियर है? और माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? 8,848 मीटर। तो अर्थ में क्या होगा? 10,000 मीटर से ऊपर का हाइट का माउंटेन अर्थ पर सरवाइव नहीं कर पाएगा। इससे हमें यह पता चला है। ठीक है, नेक्स्ट करें। चलिए नेक्स्ट करते हैं। Which one will be more stronger? Yes, strengthful. Which one will be more strengthful? Which one is more strengthful? कौन सा ज्यादा स्ट्रेंथफुल होगा? ए होलो सिलेंडर और ए सॉलिड मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। एक होलो सिलेंडर है और एक सॉलिड, एक अंदर से खाली और एक अंदर से भरा हुआ। ये तो अंदर से भरा हुआ है, ठीक है, फुल। इसकी रेडियस है r। अंदर से खाली कैसा होता है? इसकी 2 रेडियस हो, इनर रेडियस और आउटर रेडियस। ऐसा ही होगा। ये लो, ठीक है। ये तो अंदर से खाली मिलेगा, ये अंदर से भरा हुआ मिलेगा। इसकी 2 रेडियस है। आउटर रेडियस तो मान लिया हमने r2 और इनर रेडियस मान लिया हमने r1। ठीक है, क्लियर? तो टॉर्क रिक्वायर्ड टू ट्विस्ट required to produce unit twist in a cylinder। मान लीजिए एक सिलेंडर है, इसको ऐसे पकड़ा, ऐसे पकड़ा, इसको ऐसे घुमा दें, तो उसमें यूनिट ट्विस्ट, थोड़ा सा ट्विस्ट, 1 डिग्री ट्विस्ट निकालने के लिए जो टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है ना, वो टॉर्क का फॉर्मूला होता है 2L। ठीक है,
फॉर होलो के लिए, होलो वन के लिए हो गया टो वन इज इक्वल टू पाई नीटा आर की पावर 4 अपॉन 12। फॉर सॉलिड के लिए है ये, ठीक है। फॉर होलो के लिए टो टू इज इक्वल टू पाई नीटा आर टू की पावर 4 माइनस आर वन की पावर 4 अपॉन 12, यही होगा। क्लियर है? डिवाइड कर देते हैं, 1 2, टो टू बाय टो वन इज इक्वल टू पाई नीटा आर टू की पावर 4 माइनस आर वन की पावर 4 इनटू में ये नीचे आएगा, ऊपर चला जाएगा, पाई नीटा आर की पावर 4, ये इसको लिख सकता हूं R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर 4, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या हो जाएगा, R2 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर R की पावर 4, इक्वेशन स्टार। ठीक है, क्लियर? एज बोथ cylinder are made up of same material, then volume of solid should be equal to volume of hollow। वॉल्यूम तो बराबर होना चाहिए। क्लियर है? बोलिए। वॉल्यूम हो गया पाई नीटा आर की पावर 2 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर इंटू में एच। आर स्क्वायर इज इक्वल टू R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। अब देखो R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, यहां से R स्क्वायर के बराबर आ गया, इसको काट देंगे तो R स्क्वायर बच जाएगा ना, बच जाएगा। चलो लिख देते हैं अब। R की पावर 4 को लिख देंगे, ठीक है। अब यहां से R स्क्वायर इजिकल टू R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर कैंसिल, तो इसके बराबर आ गया R स्क्वायर। अब आपको पता है ये रेशो क्या है, 1 से बड़ी है। क्यों? क्योंकि ऊपर R2 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर, 2 टर्म का स्क्वायर का जोड़ है, नीचे अकेला है हमारे पास, तो ये रेशो क्या है, 1 से बड़ी है। दिस रेशो इज ग्रेटर देन 1, सो टो इज ग्रेटर देन 1 और ग्रेटर देन टो। यानी टो डैश किसका था, सिलेंडर कौन से का था, ये क्या कर दिया मैंने, मीन्स सॉरी हम उल्टा चल रहे हैं, टो 2 बाय टो 1 था हमारे पास, ये टो 2 बाय टो 1 टो 2 बाय टो 1। ठीक है, क्लियर? मैंने टो डैश बाय टो लिख दिया गलती से, टो 2 बाय टो 1 टो 2 बाय टो 1। टो 2 किसका था, होलो वन का, होलो सिलेंडर का था हमारे पास टॉर्क, और वो हमारा क्या आया है, बड़ा आया है किससे, सॉलिड से। हेंस होलो इज मोर स्ट्रेंथफुल। होलो क्या है, ज्यादा स्ट्रेंथफुल है। क्लियर है? नेक्स्ट चले। नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारे पास, विच वन इज मोर इलास्टिक, स्टील और रबर। देखिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, विच वन इज मोर इलास्टिक, which one is more elastic, steel और रबर। ठीक है, द मटेरियल, एक लाइन हमें याद करनी है, द मटेरियल फॉर विच यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी
is more, that will be more इलास्टिक। वही क्या होगा, ज्यादा इलास्टिक होगा। क्लियर है। एस यंग मॉडुलस वाई एस, वाई इज इक्वल टू होता है आपके पास एफ एल अपॉन में ए डेल्टा एल। ये यंग मॉडुलस का फॉर्मूला है। कहां से आया ये तो आपको पता है। यंग मॉडुलस इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। वहां से हमने ये फॉर्मूला निकाल लिया। क्लियर है। नाउ फॉर स्टील, एफ स्टील, एल स्टील, ए स्टील, डेल्टा एल स्टील। ठीक है। फॉर रबर, एफ रबर, एल रबर, एल ए रबर और डेल्टा एल रबर। क्या किया सुनिएगा ध्यान से। हमने दो वायर ले ली, एक स्टील की बनी हुई और एक रबर की बनी हुई। ये रबर की वायर, ये स्टील की। दोनों पर नीचे वेट लटका दिया mg mg, लटका दिया mg mg वेट। दोनों में क्या होगा, चेंज इन लेंथ होगा। चेंज इन लेंथ खिंचाव होगा, दोनों में चेंज इन लेंथ होगा। अब हमने यंग मॉडुलस फॉर स्टील लिख दिया, एफ फॉर फोर्स अप्लाइड ऑन स्टील, लेंथ ऑफ स्टील, लेंथ दोनों की सेम है। एरिया ऑफ स्टील, एरिया भी सेम है दोनों का, क्योंकि सेम मटेरियल लिया, सेम टाइप की रोड लिया हमने। डेल्टा एल, चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील। ऐसे ही रबड़ के लिए फोर्स ऑन रबड़ mg, जो भी इसके बराबर है। एल आर, लेंथ ऑफ रबड़, ये भी दोनों के बराबर है। एरिया ऑफ रबड़ की वायर का एरिया, ये भी दोनों का बराबर है। डेल्टा एल रबर। अब बताइए, दोनों के वेट लटकाएंगे तो चेंज इन लेंथ किस में ज्यादा होगा, स्टील में ज्यादा होगा या रबर में? रबर में ज्यादा होगा। क्लियर। तो एक बार डिवाइड कर देते हैं। वाई एस बाई वाई आर इज इक्वल टू एफ एस एल एस अपॉन एरिया ऑफ स्टील, लेंथ ऑफ स्टील इन टू में डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर आ गया। एरिया ऑफ रबर अपॉन में फोर्स ऑन रबर वायर, लेंथ ऑफ रबर वायर। अब फोर्स दोनों पे सेम है, कट गया। लेंथ दोनों की सेम है, कट गई। एरिया दोनों का सेम है, कट गया। इज इक्वल टू डेल्टा एल आर बाय डेल्टा एल एस। बताइए, चेंज इन लेंथ रबर में ज्यादा है या स्टील में? रबर में ज्यादा है, क्योंकि रबर ज्यादा खिंचता है। तो ये रेशो होगी एक से बड़ी। ये रेशो एक से बड़ी होगी तो वाई एस बाय वाई आर भी हो गया एक से बड़ा। सो यंग मॉडुलस ऑफ स्टील हो गया बड़ा यंग मॉडुलस ऑफ रबर से। जिसका यंग मॉडुलस बड़ा, उसका ही क्या बड़ा हो जाएगा, उसकी ही इलास्टिसिटी ज्यादा हो जाएगी। सो स्टील इज मोर इलास्टिक। स्टील क्या हमारा ज्यादा इलास्टिक है। क्लियर हुआ। सो स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। stored in a stretched wire। स्ट्रेच्ड वायर, स्ट्रेच्ड वायर का मतलब खींची हुई वायर में कितनी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। मान लीजिए हमारे पास एक वायर है, लेंथ कितनी है, कैपिटल एल। हमने इसके नीचे लगा दिया वेट mg, तो ये लंबी हो गई। क्लियर है, खींचकर लंबी हो गई। तो इसकी लेंथ कितनी थी, कैपिटल एल। चेंज इन लेंथ हो गई स्मॉल एल। मान लीजिए डेल्टा एल मानते थे ना, स्मॉल एल। When a wire is stretched, by weight on it, ठीक है। तो वेट लटकाने के लिए हमने क्या किया है, वर्क किया है। Then we have to do work. This work will be stored in the form of elastic potential energy। क्लियर है।
बोलिए। तो एस हमें पता है यंग मॉडुलस होता है एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, डेल्टा एल की बजाय यहाँ गया स्मॉल एल, यहां से फोर्स आ जाएगा वाई ए एल अपॉन एल। अब हमने इसको लेंथ इंक्रीज की, हमने कहां से कहां तक, 0 से लेके एल तक, स्मॉल एल तक। स्मॉल वर्क फॉर स्मॉल इंक्रीमेंट डीएल, छोटी सी लेंथ बढ़ाने के लिए कितना वर्क किया हमने, छोटा सा वर्क, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एल, फोर्स की वैल्यू यानी वाई ए एल अपॉन एल इंटू में डी एल। कंप्लीट वर्क के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। फॉर कंप्लीट वर्क डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वाई ए एल अपॉन एल इंटू में डी एल। कहां से कहां तक, पहले यहां तक इंक्रीमेंट 0 है और यहां तक हुई है इंक्रीमेंट 0 से एल, ठीक है। अब जरा देखिए फटाफट से, अब इसको सॉल्व कर देते हैं, काम खत्म हो जाएगा। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन हमारे पास आ गया डब्ल्यू, डी के साथ एल है, वेरिएबल लेंथ है तो सिर्फ एल का होगा, वाई ए बाय एल बाहर, इंटीग्रेशन 0 से एल एल डी एल इज इक्वल टू वाई ए बाय एल बाहर, इसका हो गया एल स्क्वायर बाय 2 0 टू एल। क्लियर है। W इज इक्वल टू वाई ए एल स्क्वायर बाय 2, यहां तक आ गया भाई हमारे पास, बोलिए क्लियर। इसको मैं क्या लिख देता हूं, 1/2 यूं का यूं, y है यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, इनटू में ए का ए, इनटू में सॉरी एक एल ये भी है हमारे पास, इनटू में ए का ए, इसको मैंने एल गुणा एल लिख दिया और नीचे ये कैपिटल एल लिख दिया, बस ये काम किया है, ठीक है। अब क्या हो गया, चेंज इन लेंथ डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ स्ट्रेन बन गया, तो ये क्या हो गया आपके पास 1/2 इंटू में स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इंटू में ए यू का यू, ये बन गया स्ट्रेन इंटू में लेंथ, कट गया स्ट्रेन से स्ट्रेन। मैंने इसको क्या कर दिया, कैपिटल एल से डिवाइड कर दिया, स्मॉल एल से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया कैपिटल एल और स्मॉल एल से, तो ये बन गया 1/2 इंटू में स्ट्रेस इंटू में चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ स्ट्रेन, एरिया इंटू में लेंथ, एरिया इंटू में लेंथ, ये है एरिया इंटू में लेंथ वॉल्यूम, इंटू में वॉल्यूम बन गया। दिस वर्क विल बी स्टोर्ड एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी डेंसिटी निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, इलास्टिक पोटेंशियल